नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शुरुआती तेजी के बाद बाजार ऊपरी स्तर से गिरा। आईटी, एनर्जी और मेटल शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स 141 और निफ्टी 25 अंक चढ़े। कांग्रेस के सारथी बने मल्लिकार्जुन खड़गे। पार्टी अध्यक्ष चुनाव में थरूर को 6,825 वोटों से हराया। राहुल बोले, खड़गे तय करेंगे उनकी भूमिका। The Congress president will decide what my role is and how I am to be deployed. हिमाचल में बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 5 महिलाओं को मिला टिकट। 11 मौजूदा विधायकों का पत्ता साफ। 8 साल में भारत का 8 गुना बढ़ा डिफेंस एक्सपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने किया गांधीनगर डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन। गुजरात को मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी तोहफा। ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट सरकार को लगा रही है चूना। सालाना 80,000 करोड़ रुपए पहुंचा रहा है विदेश। जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। और खबरों की शुरुआत देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से, जिसको आज उसका नया अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हरा दिया है। चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि थरूर को 1,072 वोट मिले। 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए और इसी के साथ कांग्रेस को 24 साल के बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। खड़गे की जीत के बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल दिखा। नतीजों के बाद थरूर ने खड़गे को बधाई दी और अपना साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। इसके बाद वो खड़गे से मिलने के उनके दिल्ली स्थित आवास भी पहुंचे। हालांकि उनके चीफ इलेक्शन एजेंट सलमान सोज ने वोटिंग में धांधली का आरोप जरूर लगाया था। इस पर राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि चुनाव में धांधली के आरोप पर उन्होंने भी जवाब दिया। इस तरह हमारा इंटरनल पार्टी का इलेक्शन है, इसलिए मैं उसको प्रेस में देना नहीं चाहता। हम उनको जवाब देंगे। उन्होंने इसमें किसने प्रेस में दिया है वो ठीक नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। उनको हमको कहना था और हम उनको जवाब देते, क्योंकि उस जो लेटर की जो चीज़ है उसके अंदर कोई बेसिस नहीं। तो वहीं कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत की बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता खड़गे की जीत को नए बदलाव की शुरुआत बता रहे हैं। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग, तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। आने वाले समय पर कांग्रेस पार्टी और सशक्त होगी और उदयपुर नव संकल्प शिविर के बाद आप कांग्रेस पार्टी के एक नया रूप धारण होते हुए देख रहे हैं। तो इस ऐसे ऐतिहासिक समय में खड़गे जी का, क्योंकि मैं उनके प्रचार समिति का एक सदस्य हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि वो हमारे नए सभापति होने वाले हैं। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में राहुल गांधी का क्या रोल होगा, इसको लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष तय करेंगे कि पार्टी में उनका रोल क्या होगा। The Congress president is the supreme authority in the Congress party and every Congress member reports to that person. I am very clear as far as my role is concerned. The Congress president will decide what my role is and how I am to be deployed. जी हाँ, तो आखिरकार नया अध्यक्ष खड़गे के रूप में कांग्रेस को मिल गया। और कांग्रेस में आज दिन भर की हलचल पर हमारी संवाददाता पल्लवी घोष नजर रखे हुए हैं, तो उनसे जुड़ते हैं। पल्लवी जी, अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे, क्या चुनौतियां होंगी उनके सामने अब?
कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है, जैसे कि आप लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा, क्योंकि 22 साल बाद 1998 के बाद पहली बार चुनाव हुआ है और मल्लिकार्जुन खड़गे बहुमत से चुनाव जीत गए हैं और वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है और उनके लिए चुनौती अब यही रहेगी कि कैसे वो मार्गदर्शक दे कांग्रेस पार्टी को। सबसे पहली चुनौती तो रहेगी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस की जीत अगर हो पाएगी या कैसे हो पाएगी। और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और उसके ठीक पहले कांग्रेस को अपना प्रदर्शन इसलिए भी अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि जितने भी रीजनल पार्टीज हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, उनकी बढ़त सिर्फ कांग्रेस के को कॉम्प्रोमाइज करके ही हो पा रहा है, कांग्रेस के कॉस्ट पे हो पा रहा है। तो मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। लेकिन इस बीच जैसे काउंटिंग जारी था उसी के बीच में थोड़ी सी दिक्कत कांग्रेस पार्टी में नजर इसलिए आई क्योंकि शशि थरूर के कैंप के लोगों ने एक चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि एक तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हुआ था, कुछ गलत तरह के अनऑथराइज्ड लोग जिनको नहीं रहना चाहिए था वो लोग पोलिंग बूथ में थे और बहुत सारी कमियां थी चुनाव में। खैर मधुसूदन मिस्त्री जो चुनाव के इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि इन सब की जांच पड़ताल होगी, लेकिन फिलहाल ये डेमोक्रेसी के लिए विन है और बाकी पार्टियों के लिए एक सबक यही है कि जिस तर्ज पे कांग्रेस पार्टी चुनाव करा के अपना अध्यक्ष चुनती है, क्या कोई और पार्टी खासतौर पर बीजेपी कर पाती है कि नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका पल्लवी जी। और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने क्या है चुनौतियां और खड़गे राज्य में कितनी बदलेगी कांग्रेस, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात हिमाचल प्रदेश चुनाव की, जिसके लिए बीजेपी ने अपने 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम जयराम ठाकुर सिराज से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं 11 सीटें ऐसी हैं जहां मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है। इनमें एक मंत्री भी शामिल है। इन सीटों पर नए उम्मीदवार को मौका दिया गया। कल देर रात दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर गहन चर्चा की गई, जिसके बाद आज इनका ऐलान किया गया। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का जिन्होंने उद्घाटन किया। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 साल पहले हमारी पहचान सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के तौर पर होती थी। आज हम सफलता की कहानी लिख रहे हैं। हमारा डिफेंस एक्सपोर्टर 8 गुना बढ़ा है और साथ ही अब हम 70 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपो एक नए भविष्य की शुरुआत है। कुछ देशों को इससे तकलीफ हो रही है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट वाले कई देश हमारे साथ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के बनासकांठा में पाकिस्तान सीमा के पास बन रहे एयरबेस की चर्चा भी की। इससे नॉर्थ गुजरात देश की सुरक्षा में रणनीतिक भूमिका में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भारत कबूतर छोड़ा करता था, अब हम चीते छोड़ रहे हैं। कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। शब्द सरल होते हैं, लेकिन सामर्थ्य अपरंपार होता है। तो वहीं गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर गांधीनगर पहुंचे पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन के बाद गांधीनगर के अडलाज में त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री बच्चों के साथ स्मार्ट क्लास में बैठे। उन्होंने डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई को भी बड़े गौर से देखा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से देश की स्थिति बदलेगी। 20 साल पहले हालत ये थी कि गुजरात में 100 में से 20 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, यानी 5वां हिस्सा शिक्षा से बाहर रह जाता था। और जो बच्चे स्कूल जाते थे उनमें से बहुत सारे बच्चे 8वीं तक पहुंचते पहुंचते ही स्कूल छोड़ देते थे। और इसमें भी दुर्भाग्य था कि बेटियों की स्थिति तो और खराब थी। गांव के गांव ऐसे थे जहां बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था।
और अब बात करेंगे मार्केट की। आज के कारोबार में शुरुआती तेजी के बाद ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 147 पॉइंट चढ़कर 59,107 पर और निफ्टी 25 पॉइंट चढ़कर 17,512 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए आज मार्केट में सेक्टर्स का क्या हाल रहा, कहां तेजी और कहां मंदी? देखिए, आज रही तो खरीदारी वैसे, लेकिन लास्ट आवर में जो सेल ऑफ रहा उसके चलते जो शेयरों में तेजी थी वो कुछ हद तक कम हुई और जो कुछ शेयर फ्लैट थे वो लाल निशान में पहुंच गए। तो पहले कुछ निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर, जिसमें नेस्ले नंबर्स के बाद 2% चला, आईटीसी नंबर से पहले 2% चला, एचडीएफसी करीब 2% चला और रिलायंस एक बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिल भी रही है और करीब करीब 0.25% का उछाल रहा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में जेएसडब्ल्यू स्टील 0.2% नीचे, एनटीपीसी करीब 0.2% नीचे, एसबीआई 1.5% नीचे और बजाज फिनसर्व रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में बढ़ने वाले शेयरों में कंटेनर कॉर्प, सिंजीन, सोना बीएलडब्ल्यू और टीवीएस मोटर करीब 3.5 से लेकर 7% तक का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एस्ट्रल लिमिटेड 5.5% नीचे, एलएनटी टेक नंबर्स के बाद करीब 5% नीचे, टाटा कम्युनिकेशन कल की तेजी के बाद 2% नीचे और टाटा टेली महाराष्ट्र भी करीब 2% नीचे। एफएनओ में लीड कर रहा है कंटेनर कॉर्प, लास्ट आवर में बढ़िया तेजी थी, सिंजीन नंबर्स के बाद 7% चला, टीवीएस मोटर 3.5% और लॉरस लैब करीब 3.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफएनओ में गिरने वाले शेयरों में आरती इंडस्ट्रीज डीमर्जर का इंपैक्ट, एस्ट्रल लिमिटेड 5.5% नीचे, एलएनटी टेक नंबर्स का इंपैक्ट, बिरला सॉफ्ट करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ हद तक प्रेशर आज यहां पर भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल आज आईटी में प्रेशर था, लेकिन सेलेक्टिव बाइंग एफएमसीजी स्पेस में देखने को मिली। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और ये तो रहा मार्केट अपडेट, लेकिन देश में कंजम्पशन तेजी के साथ बढ़ने की उम्मीद है, ये कहना है एनविजन कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अरुण सिंघल से बातचीत में शाह ने कहा कि आने वाले 20 से 30 साल कंज्यूमर के नाम रहेंगे और फैशन, लाइफस्टाइल, होटल, टूरिज्म सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जहां पर जबरदस्त तेजी है और वो है कंजम्पशन, चाहे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो, ऑटोज वगैरह हो या फिर जितने की आप एफएमसीजी को भी अगर उस बास्केट में इंक्लूड करें, मैसिव तेजी है यहाँ पर। ये एनेक्डोटल एविडेंस देख के लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगी यहाँ पर, और वैल्यूएशन कैसे लग रहे हैं यहाँ पर? ये जो पॉकेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त पॉकेट है। मेरा मानना ऐसा है कि जो पूरे विश्व भर में ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो पॉकेट है वो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हमारा नया वर्ग है वो तकरीबन जो 350 पौने 400 जो हम जेन जी कहते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा है और ये चाइना से भी बहुत बड़ा वर्ग है। अभी ये एक ऐसा समय है कि जो अगले 10, 20, 30 साल तक ये जो पॉकेट है उसमें जबरदस्त वृद्धि आएगी। पिछले 30 साल में जो वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी थी वो थी कंज्यूमर स्टेपल्स, मतलब वो कंपनी जो सोप, शैम्पूज, चाय, कॉफी जो बेच रहे थे। जो अगला 10, 20, 30 साल है उसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एरिया है, चाहे फैशन हो, एक्सेसरीज हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, प्रीमियम होम्स हो, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ये जो पूरा जो सब पॉकेट्स है, हमें उसमें एक जबरदस्त डिमांड देखने को मिलेगी। और मार्केट गुरु नीलेश शाह की ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं शाम 7:27 पर। बाजार में ट्रेडर्स के लिए अब एक चेतावनी है। अगर आप 21 या फिर 24 अक्टूबर को शेयर लेंगे तो आपका सेटलमेंट 27 अक्टूबर को होगा। इस पूरे डिटेल पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं क्या कुछ डिटेल है आपके पास? देखिए, जो भी ट्रेडर्स हैं या फिर जो भी लोग इंट्राडे पोजीशंस बनाते हैं, बीटीएसटी पोजीशंस बनाते हैं, नियर टर्म ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये जो जानकारी है ये काफी क्रूशियल है। दरअसल फ्राइडे को यानी कि 21 तारीख को और उसके बाद वाले हफ्ते में हम त्योहार की तरफ जाएंगे जिसमें दिवाली होगी, तो उसमें कई सारी ट्रेडिंग हॉलीडेज होंगे, तो सेटलमेंट साइकिल के अंदर थोड़ा फेरबदल होगा। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और 21 तारीख को कोई पोजीशन, फ्राइडे की कोई पोजीशन ले रहे हैं, तो उसका सेटलमेंट आपको जाके कहीं 27 तारीख के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक बड़ी ट्रेडिंग साइकिल के बाद आपका कहीं सेटलमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा और वही क्लब होगा 24 तारीख के सेटलमेंट के साथ, यानी दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग के सेटलमेंट के साथ। क्योंकि दिवाली है इसीलिए आपका सेटलमेंट की जो साइकिल है उसको क्लब कर दिया गया है। इसको और आसान सरल भाषा में आप एक आंकड़ों के जरिए समझेंगे कैसे फेरबदल होगा इस पूरी ट्रेडिंग को लेकर।
दरअसल शुक्रवार का दिन जो है वो एक नॉर्मल ट्रेडिंग का दिन है जिसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तो अगर आप उसमें कोई पोजीशन को लॉन्ग करते हैं तो आपका T+2 के हिसाब से सेटलमेंट जो होना चाहिए आमतौर पे वो मंगलवार को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल है। लेकिन क्योंकि सोमवार को दिवाली है जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी और उस मुहूर्त ट्रेडिंग में 2 घंटे के लिए ट्रेड जो है वो खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इसीलिए उसका सेटलमेंट भी क्लब किया जाएगा उसके साथ वाली साइकिल के साथ। इसीलिए पहला ट्रेडिंग सेटलमेंट बैठेगा 25 तारीख और उसके बाद दूसरा ट्रेडिंग सेटलमेंट, क्योंकि 26 को छुट्टी है इसलिए बैठेगा 27 तारीख। इसीलिए आपका 24 तारीख का सेटलमेंट और 21 तारीख का सेटलमेंट, दोनों सेटलमेंट जो है वो एक साथ क्लब होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो कि 27 तारीख को सेटल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको कोई भी पोजीशन अगर आप ले रहे हैं तो इसी आधार से लीजिएगा कि दिवाली वाले दिन यानी मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन और उसके बाद की छुट्टी जो 26 तारीख को है, उन दोनों को सेटल करने के बाद वो 27 तारीख को ही आपका सेटलमेंट ट्रेड आपके पास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन है सभी ट्रेडर्स के लिए जो कि अपनी पोजीशंस को फ्राइडे या ओवरनाइट या BTST के तौर पे लेते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और गुजरात में कपड़ा मिल मालिकों की दिवाली क्यों हो रही है फीकी, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $1 70 रुपए पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आया, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है
ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा और बकायदा आप इसका 26A में जैसे आप टीडीएस का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप टीसीएस का क्रेडिट लेंगे। मतलब ये है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे। एक सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए आपसे बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया। बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद में जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे इस टैक्स का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते। हालांकि इसमें एक दो सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन एक शब्द जो आपने कहा वो मुझे चौंकाने वाला था, वो था पैन नंबर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हर सेक्टर के लिए दिवाली कमाई का एक बड़ा मौका होता है। साल का बड़ा व्यापार दिवाली में बुक होता है, लेकिन गुजरात के कपड़ा मिल मालिकों के लिए ये दिवाली फीकी रहने वाली है। क्या है इसका कारण, वो बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। दिवाली पर नए कपड़े परंपरा का हिस्सा हैं, लेकिन इस बार कपड़ा मिलों को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। गुजरात में हर साल दिवाली के मौके पर 24,000 करोड़ का ऑर्डर मिल मालिकों को मिलता था, लेकिन इस बार वो घटकर आधा हो गया है। ये एक डबल ट्रबल है, क्योंकि मिल में इस्तेमाल होने वाले कोयले और कॉस्टिक की कीमत डबल से ज्यादा हो चुकी है। कपड़ा मिल की लागत में 40% हिस्सा सिर्फ इन दो रॉ मटेरियल्स का है, यानी कपड़ा मिलों की लागत भी डबल हो चुकी है। बस रॉ मटेरियल के अप डाउन्स, भाव काफ़ी टाइट होना, प्रोसेस हाउसों का नफ़ा कम हो जाना और कुछ ग्राहकी भी, उस परचेज पावर भी कुछ घटा है लोगों का। कपड़े के रिटेलर बता रहे हैं कि पिछले साल का सारा माल पड़ा हुआ है, तो नया ऑर्डर कहां से दें। मार्केट में डिमांड बिल्कुल नहीं है। इस बार बिल्कुल काम ना के बराबर, यानी ना के बराबर है। हर बार इस बार रेट भी बढ़े हुए हैं, तो परचेसिंग रेट, मार्केटिंग से निकालना कपड़ा, सारा ओवरफिट, यानी बहुत लोड पड़ रहा है। इस बार हमने 20% ओनली बिजनेस किया है, बाकी 80% मार्केट लॉस है। रॉ मटेरियल के साथ साथ मजदूरी लागत भी बढ़ गई है। नतीजा 3 शिफ्ट में चलने वाली मिलें 1 शिफ्ट पर आ गई हैं। गुजरात के कपड़ा मिल मालिकों की दीपावली इस बार फीकी रहने वाली है, और अगर लगातार इसी तरह रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते गए तो आगे भी कोई उजाले के आसार नहीं है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और आजकल तनाव हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन त्योहार में आप तनाव में रहेंगे तो रंग में भंग पड़ेगा। वैसे भी त्योहार टेंशन भगाने के लिए आते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए देखना मत भूलिए आज का कंज्यूमर अड्डा फेस्टिवल मस्ती के लिए शाम 5:57 पर। हिस्ट्री टीवी 18 मॉडर्न इंजीनियरिंग के नायाब मिसाल अटल सुरंग की हर जानकारी लेकर आ रहा है मॉडर्न मार्वल अटल टनल में, और इसका प्रीमियर जो है वो गुरुवार 20 अक्टूबर को रात 9 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर हो रहा है लॉन्च। देश में इसमें पेशे से डॉक्यूमेंट्री की एक झलक आपके लिए पेश है। भारत के पश्चिमी हिमालय में है पीर पंजाल, दूरस्थ, बेरहम। ये सुदूर इलाका है जहां सर्दियों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के मुश्किल हालात इंसान की सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेते हैं, मगर इन दुर्गम पहाड़ों के बीच इंसान के असीम जोश और एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की जीत हुई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक मिशन पर थी। उसका मकसद था समंदर तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बनाना। हमारा मूल मंत्र ही है श्रमेण सर्वम साध्यम। कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। उस कड़ी मेहनत और काम पूरा करने की अपनी जिद की बदौलत ही हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब हो पाए। इस सुरंग के द्वारा हमारी सेना जल्द से जल्द दुर्गम इलाकों तक पहुंच सकती है, और इसके साथ साथ सेनाओं का मनोबल बनाए रखने में यह सुरंग एक आधुनिक राम सेतु की तरह अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक बीहड़ में बनाई जा रही है, और इतनी ऊंचाई पर उसे बनाने के बारे में तो कई और देश सोच भी नहीं सकते। बीआरओ प्रोजेक्ट टीम बिना रुके आगे बढ़ती रही, मगर उसके बाद हालात बदलने वाले थे।
जब दक्षिणी छोर से करीब 1.8 किलोमीटर की टनलिंग हो गई, तब छत से भारी मात्रा में पानी गिरने लगा। हमें चुनौतियों का सामना करना पसंद है, जिसे हम छोड़कर भाग नहीं सकते। किसी समस्या को छोड़कर जा नहीं सकते। सामना करना ही समाधान है। ये कहानी है इंसान, मशीन और पहाड़ की। किस तरह से टेक्नोलॉजी और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत बना एक मॉडर्न मार्वल। ये है बेहद ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का